हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या कवर कर लिया था? पिछली वीडियो में हमने पूरा अपना चैप्टर खत्म कर दिया था, सेकेंड चैप्टर इनऑर्गेनिक। अब हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो हमारा जो अगला चैप्टर है वो कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स, मतलब रासायनिक बलगतिकी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनके बारे में आप लोग सुने भी होंगे, कहीं ना कहीं चीजों को पढ़े भी होंगे। तो हम लोग उन्हीं चीजों को और भी बेहतर तरीके से इसको समझेंगे कि ये रासायनिक बलगतिकी होता क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। तो चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक बलगतिकी। बलगतिकी, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। अगर आपको कुछ चीजें इसमें याद होगी तो 9th की क्लास में अगर जाओगे तो वहां पे हम लोगों ने काइनेटिक्स वाले वर्ड्स को बहुत ज्यादा पढ़ा होता है, समझा होता है कि काइनेटिक्स होता क्या है। तो काइनेटिक्स का क्या मतलब होता है? जैसे काइनेटिक्स एनर्जी की बात करें तो हम लोग क्या करते थे, किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी मैटर को क्या करते, काइनेटिक एनर्जी दे देते थे। तो वो क्या करने लगता था? कंटिन्यूअसली मूव करने लगता था, उसमें मोशन होने लगता था, है ना। तो अब यहाँ पे रासायनिक काइनेटिक्स का क्या मतलब है कि जब यहाँ पे रसायन है, केमिकल्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगी? रिएक्शन तो होगी। उस रिएक्शन की वेग, मतलब कि क्या होगी? वेलोसिटी जो बढ़ेगी वो काइनेटिक्स एनर्जी की वजह से बढ़ेगी। किसकी वजह से बढ़ेगी? काइनेटिक्स एनर्जी की वजह से बढ़ेगी। तो हम लोग उसी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब ये चीजें होती है कि हमारे पास कि यहाँ पे रासायनिक बलगतिकी, इसका डिफिनीशन क्या होगा कि रासायनिक बलगतिकी हम लोग किसे कहेंगे? तो उम्मीद करते होंगे कि आ रहा होगा आपका रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की वेग तथा अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है या करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही होगी? तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे रासायनिक बलगतिकी का? ये इसे किसे कहते हैं? ये चैप्टर का नाम है बेटा, चैप्टर 3 है, ठीक है। ये चैप्टर 3 है। अब अगर इसमें से कितने नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इतना काम आपको खुद करना है। अगर नहीं समझ में आना तो कमेंट में जरूर बताना, हम बता देंगे। तो इसको क्या कहते हैं? तो आप लिखोगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या लिखना है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक अभिक्रिया वेग की वेग रासायनिक अभिक्रियाओं भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे अभिक्रियाएं हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? अभिक्रियाओं। तो यहाँ पे लिख लो रासायनिक अभिक्रियाओं की वेग तथा वेग को वेग को प्रभावित प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन अध्ययन किया जाता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक रासायनिक बलगतिकी। ये रासायनिक बलगतिकी लिखा है, ठीक है। रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि रासायनिक बलगतिकी हम लोग किसे कह रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब उनकी वेगों को जो प्रभावित करेगा उनका अध्ययन हम लोग करेंगे कि कौन उनके प्रभावित करने का मतलब है कि जो अभिक्रिया के या तो दर को बढ़ा दे या घटा दे, यही सब उसके कारक होंगे, कौन कौन से फैक्टर होंगे, ये सारी चीजें भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग क्या बनेगा? नेक्स्ट हेडिंग बनाना वेग के आधार पर अभिक्रियाएं, ठीक।
कितने प्रकार की होती हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाओगे, हेडिंग बना लेना, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक, 3 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ये आप लिख सकते हो। तो इसमें से तीनों को कौन कौन से होता है, तो मैं कुछ इस प्रकार से बना देती हूँ। अभिक्रियाएं जो है वो कितने प्रकार की होंगी? 3 प्रकार की होंगी। आप अपना नोट्स अपने तरीके से बनाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जिस प्रकार से समझ में आए, जैसा लगे। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की होंगी। तो 3 प्रकार में से कौन कौन होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन कौन होगा। तो पहला जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अति तीव्र अभिक्रियाएं। ठीक, क्या बोला जाता है? अति तीव्र अभिक्रियाएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरे वाले को कहते हैं मध्यम अभिक्रियाएं, या मध्यम तीव्र भी कह लो। चलो यहाँ लगा देते हैं, मध्यम तीव्र अभिक्रियाएं। यहाँ पे कौन सा होगा? चौथा जो होता है वो मंद मतलब धीमा, मंद तीव्र अभिक्रियाएं, मंद तीव्र अभिक्रियाएं। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन सा है? वेरी फास्ट है। कौन सा है ये? वेरी फास्ट रिएक्शन है। अगर ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, ये कौन सा हो गया? मीडियम। ठीक, ये कौन सा होगा? मीडियम मतलब मध्यम। ठीक, मीडियम रिएक्शन हो गया। और ये कौन सा है? इसको बोल सकते हो बेटा वेरी स्लो। क्या बोल सकते हो? वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। अब जब हमने ये नाम ही सुन लिया तो हमें ये चीजें क्लियर हो गई कि अच्छा इसके डिफिनीशन में क्या होगा, इसका अब डिफिनीशन क्या बनेगा, कैसा हो सकता है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना। इसमें आप बोल सकते हो कि अति तीव्र है, मतलब ये बहुत फास्ट हो जाएंगी। कितने सेकेंड में हो सकती है ये अभिक्रियाएं? क्या होंगी? कुछ सेकेंडों में हो सकती हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की भी बात करूँ तो एग्जाम्पल भी समझाया जाएगा। आप इसका डिफिनीशन क्या लिख सकते हो? डिफिनीशन आप क्या लिखोगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ ही सेकेंड में पूर्ण हो जाए। आप लिखोगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कुछ ही सेकेंड में क्या कर जाए? कुछ ही सेकेंड में पूर्ण हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अति तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। आप इतने डिफिनीशन में लिख सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल के लिए पहले डिफिनीशन लिख लो, फिर एग्जाम्पल लिखा जाता है। तो लिखोगे कैसे? ऐसे ऐसे रासायनिक या फिर ऐसे अभिक्रियाएं, ऐसे अभिक्रियाएं जिनको या जिसको पूर्ण होने में कुछ ही सेकेंड का समय लगता है। ठीक, लगता है, उसे अति तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, उसे क्या कहते हैं? अति तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझे तो अगर आपको याद होगा तो क्लास 10th में हम लोग पढ़े होते हैं। क्लास 10th में जो हम लोग अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वहां पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लेते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं। हमारे पास अम्ल और क्षार होती है, वो क्या बनाते हैं? लवण मतलब सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और ये बहुत जल्दी होता है जब दोनों स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या लिया मैंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, बेस है, और HCl एसिड है। और आप जानते हो कि ये दोनों क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट मतलब NaCl एंड वाटर। और ये रिएक्शन क्या हो जाएंगी? बहुत ही कम सेकेंड में, कुछ ही सेकेंड में ये रिएक्शन होती है। तो मतलब ये है
हम लोग अगर समझे इसको तो मतलब ये धीरे से मतलब आसानी से समझ सकते हैं कि जहाँ पे दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होंगी उनका रिएक्शन होने के लिए बहुत कम समय लगेगा। ठीक, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, और बनाया क्या, वाटर एंड NaCl, मतलब लवण बनाया, सॉल्ट बनाया। तो ये समझ में आया। कुछ इस प्रकार से इसका भी डिफिनीशन होगा। इसके डिफिनीशन में बोला जाएगा कि कुछ मिनट लगेंगे। इसके डिफिनीशन में क्या बोला जाएगा, कुछ इसमें मिनट लगेंगे। आप लिखोगे इसका ऐसे, ऐसे अभिक्रियाएं, ठीक, आप अब अभिक्रियाएं लिख लेना जिसको या जिनको पूर्ण होने में कुछ मिनट लगता है उसे उसे मध्यम मध्यम तीव्र अभिक्रियाएं, आप लिख लेना बेटा, अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, मध्यम तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मतलब यहाँ पे कुछ मिनट लगेगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हो सकता है कभी टेम्परेचर की वजह से हो, कभी किसी वजह से, तो हम लोग टेम्परेचर घटा के बढ़ा के भी उसको देख सकते हैं, उसकी वेट को क्या उस पर असर पड़ रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ मिनट लगेंगे। और जहाँ कुछ सेकंड लगेंगे भाई साहब उसको तो हम लोग देख ही नहीं सकते, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल भी इसका हम लोग ले लें, जैसे नाइट्रोजन लिया और हाइड्रोजन लिया और मिलके क्या बना दिया, बोलो जल्दी से, अमोनिया बना दिया। क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। अब आप इसको बैलेंस भी कर लो, यहाँ पे 3 लगा दो। ठीक, इसको बैलेंस कर लो। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्पल नहीं लिया जा रहा है वो एग्जाम्पल नहीं होगा, होगा। ठीक, मैं एग्जाम्पल वही ले रही हूँ जो मोस्टली आपसे पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। अगर मैं मंद तीव्र की अभिक्रिया की बात करूं, वेरी स्लो, इसको कंप्लीट होने में क्या लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, कई साल भी लग सकते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग जब सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ा था कोरोजन, उसके बाद नष्ट इक्वेशंस पढ़ा था। तो कोरोजन जो होता था, हम लोग क्या पढ़ते थे, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जब जंग लगना हम लोग पढ़ रहे थे तो हम भी जान रहे थे कि जब लोहे में जंग लगती है तो वो कई साल में लगती है, तुरंत उसमें लगता नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने लोहे को बाहर रखा 1 सेकंड में जंग लग गया, ऐसा नहीं होता। वो कई साल लगते हैं, धीरे धीरे समय लगता है उसमें। तो यही चीज यहाँ पे होगी। तो ये किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, इसमें लोगों लिखोगे इस प्रकार की अभिक्रियाएं इसको अति मंद भी कर लेना। ठीक, अति मंद, बहुत धीमा। ठीक, अति मंद लिखोगे इस प्रकार की अभिक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं पूर्ण होने में कुछ महीने तथा कुछ साल का समय लगता है। ठीक, इसको पूर्ण होने में कुछ महीने या फिर कुछ साल लगता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या लिखे, लोहे पर जंग लगना, है ना। जैसे ये सब चीजें पढ़ रहे थे, चांदी का बदरंग हो जाना, मतलब चांदी का कलर हो जाना, दूसरा कलर, कांसे फिर तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये सब क्या होती है, ये सब कई साल में भी क्रियाएं चलती हैं। क्या होता है, कुछ महीने लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखिएगा, इतना नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि अभिक्रिया का वेग। ठीक, यहाँ पे हेडिंग क्या बनाओगे, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ये क्या होता है। अब अभिक्रिया की वेग को क्या कहते हैं इंग्लिश में बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं।
रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको जरा ध्यान से सुनना, इसको सुनने से पहले कुछ चीजों को और हम लोग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर चलो इधर ही पे, ये हमारा रिएक्टेंट होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, क्लास 10th की बातें हो रही हैं यहाँ पे। अब जरा तुम ध्यान से सुनना, हम लोग क्या करते हैं कि अभिक्रिया में लेते हैं रिएक्टेंट जो हमारा होता है अभिकारक, हम लोग अभिकारक लेते हैं तो वो मिलके एक उत्पाद का निर्माण बनाता है या उससे अधिक भी बना सकता है, ये सारी चीजें। लेकिन आप ये भी देखते हो कि हम लोग क्या लेते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे अभिकारक लेते हैं और कुछ अलग बनाते हैं, कुछ नए प्रकार का बनाते हैं, मतलब अलग हो जाएगा, इनिशियल फेज से उसका अलग हो जाएगा, है ना। फाइनल जो उसका स्टेज आएगा, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो अपने इनिशियल प्रोडक्ट से वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा। तो ये सारी चीजें होती है। अब ये उत्पाद है और ये क्या है, सॉरी ये क्या है, रिएक्टेंट है अभिकारक, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अब बोला जा रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग होगा, इसमें हम लोग बोलेंगे इसकी सांद्रता, इसकी सांद्रता में जो दर आएगी वो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया का दर आएगा, मतलब उसकी सांद्रता में परिवर्तन होने लगेगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये परिवर्तन बहुत जल्दी होगा कि बहुत धीरे धीरे होगा। अगर 10th में याद होगा तो हम लोग 10th में भी परिवर्तन पढ़ते थे, भौतिक और रासायनिक। खैर वहाँ की चीजें वहां पर रहेगी, यहाँ पे जानना नहीं, लेकिन हमें ये जानना है कि यहाँ पर रिएक्शन और प्रोडक्ट की मैं बात करूँ। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे ले लूँ, अब तुम्हें क्या करना है, खिचड़ी बनानी है, सपोज कर लो, ठीक, खिचड़ी बनानी है तो तुम क्या करोगे, अपने अनुसार सारी चीजों को लोगे, है ना। सब्जी हो गया, दाल चावल। अब ये मत कहना कि सब्जी क्या जो बना बनाया, नहीं। अगर हम लोग ठंडियों बनाते हैं तो उसमें कई सारे वेजिटेबल का यूज करते हैं, ठीक, ये कभी खाए भी होंगे, देखे भी होंगे। अगर हमें ये बनाना होता है तो हम अपने सारी चीजों को पहले क्या करते हैं, इंग्रेडिएंट जो होती हैं, जो विकारक होंगे, पहले सबको कलेक्ट करेंगे, एक जगह रखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चाहिए, क्या क्या लेना है, तो वो सारी चीजें लेंगे। अब बेटा एक बात बताओ, ये जितना जल्दी तैयार होगा उतना ही जल्दी आपका प्रोडक्ट भी बनेगा, है ना। तो मतलब ये बोला जा रहा है कि रेट अगर बढ़ती जाएगी किसकी, अभिकारक की दर बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी अपना बढ़ता जाएगा। इससे अच्छा और एग्जाम्पल समझ लो, अगर हम लोग आइस ले लेंगे, बर्फ ले लिया, अगर ये बर्फ ले लिए आइस, ठीक, अगर हम लोग आइस ले लिए तो ये आइस जितना जल्दी जल्दी मेल्ट करेगा, जितना जल्दी जल्दी ये मेल्ट करेगा उतना ही जल्दी जल्दी वाटर बनेगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना, उतना ही जल्दी जल्दी वाटर बनेगा। तो क्या इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन देखो, ये क्या है, ठोस है, और ये क्या बनता जा रहा है, द्रव बनता जा रहा है। अगर आपको याद हो सकता है तो आप इसमें कई सारी चीजों को नोटिस कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि उसके स्टेट भी चेंज हो जाएंगे, उनकी अवस्थाएं भी चेंज हो सकती हैं। तो अब आपको समझ में आया कि इसमें क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया का दर कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया का दर कहलाता है। तो क्या इसके डिफिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, लिखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में सांद्रता परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है, ठीक। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में सांद्रता परिवर्तन की दर को, उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की वेग कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया की वेग कहलाएगी। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब बेटा ये भी हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग कैसा हो सकता है, मतलब
रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लेते हैं? क्लास 10th की बातें हमें याद होता है। क्या कौन कौन होता है? रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, मतलब अभिकारक और उत्पाद होते हैं। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उनकी प्रकृति कैसे हो सकती है या फिर वो क्या किस प्रकार से हो सकते हैं। तो अगर मैं बात बताऊं यहाँ पे, तो ये चीजें तुम्हें नोटिस करने को मिल ही रहा होगा कि जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट खत्म होगा वैसे वैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा। जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होगा वैसे वैसे हमारा प्रोडक्ट बनता जाएगा। यहाँ पे आइस की बात करूँ तो जैसे जैसे जितना तेजी से आइस खत्म होगा उतना ही जल्दी तुमको वाटर मिलेगा, है कि नहीं? तो यही चीज बोला जा रहा है। तो इसमें आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारे अभिकारक होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, वो निगेटिव होते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि वो निगेटिव का मतलब कि वो निगेटिव चार्ज वाले नहीं होते। निगेटिव का मतलब वो धीरे धीरे खत्म होंगे, जितनी जल्दी वो खत्म होंगे उतनी ही जल्दी से प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अभिकारक जो होगा वो निगेटिव होगा और जो उत्पाद होगा, जो मतलब हमारा प्रोडक्ट होगा, वो पॉजिटिव होगा। वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप लिखोगे रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक, ये सब तुम लोग अपना पूरा लिख लिया करो, नहीं कुछ समय बाद भूल जाओगे क्या है ये। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग कैसा होता है, जो उनमें कौन कौन होते हैं, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट है बेटा, और यहाँ पे उत्पाद, प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक, प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ये कैसा होगा, ये निगेटिव होगा। ये कैसा होगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब ये है कि जितना जल्दी ये खत्म होगा उतना ही जल्दी आपको प्रोडक्ट देगा। प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इन सबको हमें नोट करने की जरूरत है। तो ये सब चीजें नोट कर लिया करिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका मात्रक क्या हो सकता है, इसका सूत्र क्या हो सकता है, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना नोट करिए। चलिए अब इसके सूत्र के बारे में बात करते हैं। इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो हमारे पास कौन था, रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट था। इसके बारे में हम लोग समझ गए थे। इसकी सांद्रता में कमी भी हो सकती है ना, प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में। और ये कैसा होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जितना जल्दी खत्म होगा ये इतना जल्दी बनेगा। ये सारी चीजें क्लियर हो पा रही है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या, अभिक्रिया का वेग। फॉर्मूला निकालेंगे के लिए क्या करेंगे, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर, यहाँ पे कौन कौन हो रहा है बताओ जल्दी से, उत्पाद और अभिकारक, मतलब अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। अभिकारक लिखेंगे, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, बटे समय अंतराल, कितने से कितने समय में हो रहा है, ये इसका फॉर्मूला है। अब बेटा ये क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, इसकी बात हो रही है केवल। ये केवल क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। मतलब अभिकारक होगा तो निगेटिव, उत्पाद होगा तो पॉजिटिव। ये क्लियर है। अब बात करते हैं इसके, अगर मैं इसको छोटे से फॉर्म में लिखूं तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता क्या होगा बताओ, सांद्रता में परिवर्तन क्या होता है, सांद्रता को हम लोग सी से, और जहाँ पे परिवर्तन शब्द आता है, अगर मैथ में पढ़ा होगा तो डेल हम लोग लिखते हैं। डेल का मतलब होता है उन दोनों के बीच का परिवर्तन या अंतराल, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल सी लिखोगे। क्या लिखोगे, डेल सी। और प्लस माइनस तो जान रहे हो किसके लिए, जब प्लस कब होगा, जब आपका उत्पाद बनेगा, ये बनेगा। माइनस कब होगा, जब रिएक्टेंट होगा। चलो हम लिख देते हैं, ठीक, ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, डेल टी। डेल टी क्या है, समय अंतराल है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इन सब का मात्रक भी क्या हो सकता है। अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बोलो जल्दी से। जो हमारा ये सांद्रता है ये अभिकारक और उत्पाद का है। तो अगर पूछा जाए अभिकारक के लिए लिखो तो क्या लिखोगे, अभिकारक के लिए अगर तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम इधर लिखो, इधर चलो इधर देखो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, अगर हम लोग किसकी लिखे, चलो उत्पाद की लिख, अभिकारक के लिखते तो माइनस क्या हो जाएगा, डेल आर हो जाएगा। क्या होगा, डेल आर माइनस डेल टी। आर किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है। और इसी प्रकार से हम लोग किसके लिए लिखे, उत्पाद के लिए, प्रोडक्ट के लिए लिखे तो प्लस डेल पी लिखेंगे बटे डेल टी लिखेंगे।
क्या बात समझ में आ रही है? ये इसी के बराबर भी हो सकता है, तुम ऐसे भी कर लो यहाँ पे, इन दोनों के ये बराबर होता है। ठीक, ये क्या होंगे? बराबर होंगे, मतलब ये जितना बढ़ेगा ये इतना बढ़ेगा ना। ये चीजें समझ में आ रही कि ये जितना तेजी से होगा ये भी इतना तेजी से होगा। तो इसमें क्या होंगे? ये दोनों बराबर बराबर चलती है। इसमें ये नहीं है कि कोई कम कोई ज्यादा, नहीं, दोनों सब क्या चलेंगी? बराबर बराबर यहाँ पे चलेंगी। तो इन सब चीजों को नोट करते रहिएगा। अब बात करते हैं इसकी मात्रक की। अभिक्रिया के इसका मात्रक क्या होगा? कमेंट में बताओ इसका मात्रक क्या हो सकता है? अभिक्रिया के वेग का मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है? अगर तुम्हें पता होगा तो मात्रक कैसे निकालेंगे? मोल, जब सांद्रता होता है तो हमारा सांद्रता क्या होता है? मोल पर लीटर। अगर मैं यहाँ पे डेल सी की बात करूँ, सांद्रता की बात करूँ, तो जो हमारा सांद्रता होता है वो क्या होता है? मोल पर लीटर होता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मोल पर लीटर। अगर मैं समय की बात करूँ तो सेकेंड होता है। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। तो मात्रक जब हमें लिखना होगा तो मात्रक के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या है? आर इजिकल टू प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी है। ठीक, ये है। तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक में देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? मोल लीटर, मोल लीटर, ठीक, अपॉन सेकेंड। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। क्या होगा? मात्रक होगा, ये याद रखिएगा, ये आपका मात्रक है। अब बात ये होती है, इसमें स्पेसिफिक केस बन जाता है कि ये गैसीय अभिक्रियाओं का मात्रक नहीं है। जब इसमें गैसीय अभिक्रियाओं का मात्रक नहीं हो, जब गैसीय अभिक्रियाएं होंगी, मतलब गैस गैस की अभिक्रियाएं होंगी, तो इसका मात्रक यह नहीं होगा। तो लिखिएगा गैसीय अभिक्रियाओं का, गैसीय अभिक्रिया का मात्रक नहीं है, ये गैसीय अभिक्रिया का मात्रक नहीं है। इन सब चीजों को नोट करिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा अभिक्रिया के वेग के प्रकार, मतलब अभिक्रिया के वेग के क्या प्रकार होंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब जो भी डाउट होगा उसको कमेंट में जरूर बताना, लेकिन सारी चीजों को समझते चलो, क्योंकि हमें 12th में पढ़ना है। तो नोट्स बनाओ, समझते चलो, बार बार प्रैक्टिस करो नोट्स के, क्योंकि यहाँ से ये सारी चीजें क्वेश्चन में पूछी गई है। इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हारे। ये पूछा जाता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का प्रकृति कैसी होती है। तो हम लोग कैसे बताएं? इसका निगेटिव होता है ना, अभिकारक कैसा होता है? निगेटिव होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए, कभी ये पूछ देगा तो क्या करोगे? तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जानिए समझिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।